बेटा इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन में जो भी एनालिसिस किया, हम हमेशा एक चीज एज्यूम करते थे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बट एक्चुअली फ्रिक्शनलेस सरफेस होता नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी सरफेस हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है which normally is called as the opposing force। मैंने बोला नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, इट इज एन अपोजिंग फोर्स। और इस अपोजिंग फोर्स का रोल तब हमें देखने को मिलता है जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट हो। फ्रिक्शन सॉलिड्स में भी होता है, फ्लूइड्स में भी होता है। फ्लूइड्स में विस्कोसिटी बोलते हैं, लिक्विड्स में। लेकिन हम यहाँ जिस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं वो सॉलिड फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन? सॉलिड फ्रिक्शन है। तो पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि इस सॉलिड फ्रिक्शन की क्या टाइप्स होती हैं। तो सॉलिड फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस। ये जो फ्रिक्शन है ये नॉर्मली हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स है, बट यू विल सी इन सो मेनी केसेस दिस फ्रिक्शन हेल्प्स। सो इट इज नॉट ऑलवेज एन अपोजिंग फोर्स। समटाइम्स जैसे हमारा चलना फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। सो हियर फ्रिक्शन इज हेल्पिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं होता सरफेसेस के ऊपर और हमारे शूज के बीच में, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारा चलना जो है वो नॉर्मली वैसा नहीं होता जैसा है। ठीक है, फिर हमें स्लिप ही होना पड़ता हर बार। तो सॉलिड्स में फ्रिक्शन की टाइप्स को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कारण समझ, देयर आर टू थ्योरीज टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। दो थ्योरीज हैं, एक क्लासिकल थ्योरी या ओल्डर थ्योरी है, और दूसरी जो है वो मॉडर्न थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जो दो सरफेसेस हम कांटेक्ट में लाते हैं उन दोनों के बीच में जो रफनेस होती है वही फ्रिक्शन का कारण है। रफनेस मतलब जो इररेगुलरिटीज होती हैं बिटवीन द सरफेसेस, these irregularities become cause of friction। जैसे कोई सरफेस हमें कितनी भी स्मूथ क्यों ना दिख रही हो, एटॉमिक लेवल पे उसमें ऐसी इरेगुलरिटीज होंगी। अब इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट में भी ऐसी ही इरेगुलरिटीज होंगी। ये इरेगुलरिटीज जहां जहां कॉन्टैक्ट बनेगा वहां वहां इंटरलॉकिंग हो जाती है, और इन इंटरलॉकिंग्स को बोलते हैं, इन इंटरलॉकिंग्स को बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। वेल्ड होता है ना, जैसे दो मेटल को ज्वाइन करते हैं, वेल्ड करते हैं, वो हॉट होता है। दीज आर कोल्ड वेल्ड्स। ये जो कोल्ड वेल्ड है दे बिकम कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनके कारण है। और मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि अगर एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस रखा, मान लीजिए ये बहुत ही स्मूथ है, एक्स्ट्रा स्मूथ है, तब भी तो फ्रिक्शन होता है। इनफैक्ट जब सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ होती है ना तब फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जैसे अगर आप एक ग्लास शीट के ऊपर एक और ग्लास शीट रख दो तो बड़ी स्मूथ है तो चिपक ही जाएंगी। तो इसके बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां तो रफनेस है नहीं, फिर कैसे चिपकी। मॉडर्न थ्योरी सेज कि जब इनका कांटेक्ट जितना बेटर होगा, मतलब अगर एक्स्ट्रा स्मूथ भी है तो कांटेक्ट अच्छा होगा ना, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो एक ऑब्जेक्ट रखा और इस सरफेस के ऊपर रखा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फ्रिक्शन का कारण होती है। तो फ्रिक्शन इज ड्यू टू द इंटरमल, दोनों थ्योरीज करेक्ट है। ठीक है, इसको हम मैक्रो लेवल पे और इसको हम माइक्रो लेवल पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन द सरफेसेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ तब फ्रिक्शन क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज व्हेन द सरफेसेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बढ़ जाती है वही फ्रिक्शन है। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन है
उस फ्रिक्शन की टाइप्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है। सॉलिड्स में फ्रिक्शन 3 तरह का है। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है, सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन। सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी ना कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ये तब है जब बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट पे है। As long as the body remains at rest, the friction is called as static friction. Limiting friction क्या होगा? Limiting friction is also called as the maximum static friction. Limiting friction को maximum static friction भी बोलते हैं। Limiting friction is maximum static friction. Kinetic friction या dynamic friction जो है, ये तो friction तब होता है the body is in motion. When the body is in motion, तब जो friction है उसे बोलते हैं kinetic friction. Limiting friction is maximum static friction. इसमें क्या होता है? The motion is about to start. जब मोशन स्टार्ट होने वाला है, इट इज अबाउट टू स्टार्ट, जस्ट बिफोर द एक्चुअल मोशन एक सिचुएशन आती है, बस होने वाला है स्टार्ट। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बेटा, ये इससे कम होता है। जो एफएस मैक्स बोलेंगे इसको हम। लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएल से रिप्रेजेंट करते हैं या एफएस मैक्स, इसे हम एफएस से और इसे एफ के। एंड दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे बोलेंगे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है is less than the maximum static friction. Kinetic friction is less than the maximum static friction. क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है। एक बार स्टार्ट हो जाए ये मुश्किल है, यहां पर आना। एक बार स्टार्ट हो गया ना, फिर उसको मेंटेन रखना मुश्किल नहीं है। सो क्या बोलेंगे? इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट द मोशन it is difficult to start the motion than to maintain the motion. मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है, मेंटेन रखना मुश्किल नहीं है। तो ये सॉलिड फ्रिक्शन की टाइप्स आ गई। तो एफ के जो है दैट इज लेस देन एफ एस मैक्स, और एफ एस जो है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। नो फिक्स्ड
वैल्यू Fs। जैसे सपोज करो किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक, हमने इस ऑब्जेक्ट को पुल करना है और हमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। पहले हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाई और देखा कि इसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर 2 न्यूटन पे हम मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन होगी, तभी तो मोशन नहीं हुआ। बैलेंस है, रेस्ट पे है तभी तो। दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स जितनी है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है। सपोज हम फोर्स को 3 न्यूटन करें और ये देखें कि बॉडी फिर भी मूव नहीं करी, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 3 न्यूटन होगी। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही, सपोज 10 न्यूटन पर भी बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, तभी तो बैलेंस है, तभी तो इक्विलिब्रियम है, राइट। तो जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो ये ग्राफ समझते हैं। मान लीजिए हमने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया जी अप्लाइड फोर्स, क्या ले लिया, अप्लाइड फोर्स, और अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। धीरे धीरे बढ़ा रहे, मूव नहीं कर रही बॉडी, तो इनिशियली ये ग्राफ ना ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो बॉडी मूव नहीं करी। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमने यहाँ 11 न्यूटन फोर्स लगाई सपोज, और 11 न्यूटन पे हमने देखा कि बॉडी थोड़ा सा हिली अपनी स्टेट से, थोड़ा सा पुश मिला उसको, इसका मतलब वो जो 11 न्यूटन है ना वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये 11 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये आपके पास जो आ गया ना, दिस इज कॉल्ड एज Fs मैक्स। उसके बाद फोर्स थोड़ी कम भी कर दे अप्लाइड फोर्स, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं उतनी ज्यादा होगी। ये Fs मैक्स है, तो ये उससे कम क्या है, Fk। Fk हमेशा Fs मैक्स से कम होगा। मोशन को स्टार्ट करना, जैसे पहले 10 न्यूटन पे मूव नहीं कर रही थी, अभी 11 न्यूटन लगाने के बाद अगर थोड़ा सा हिली उसके बाद 10 किया ना तो मोशन नहीं देगी, ठीक है। तो उसके बाद अप्लाइड फोर्स को हम 10 ही रखें और नहीं बढ़ाएं, तब भी मोशन जो है वो स्टार्ट हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट देन टू मेंटेन। तो इनिशियली हमें 10 न्यूटन लगानी पड़ी मोशन को स्टार्ट करने के लिए, बट एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, once a motion has started, it is easy to maintain the motion। इसलिए जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा Fk से ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा देखें, इज ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये कांटेक्ट एरिया होगा। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे रख दूं तो कांटेक्ट एरिया कम हो गया, तो किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जहां कांटेक्ट एरिया ज्यादा है कि जहां कांटेक्ट एरिया कम है, जहाँ ज्यादा। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। जितना यहां फ्रिक्शन होगा, सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। सॉलिड्स में फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, एरिया ऑफ कांटेक्ट के। सरफेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस तो सेम है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा यहाँ ज्यादा इंटरलॉकिंग हुई, यहाँ कम इंटरलॉकिंग हुई, तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ का वेट और यहाँ का वेट सेम है, तो यहाँ पर अगर कम भी हुई ना इंटरलॉकिंग्स तो वो थोड़ी डीप हो गई हैं, और यहाँ पर थोड़ी लाइट लाइट सी हैं। यहाँ नंबर ज्यादा है बट स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन नंबर उतना नहीं है। तो फ्रिक्शन रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन
The nature of surfaces in contact. किस पे डिपेंड करते हैं? On the nature of surfaces in contact and the apparent weight of the object. ऑब्जेक्ट के apparent weight के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे वो दिखाऊंगा अभी. देखो, सपोज किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अभी मैं फर्दर टाइपिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहा हूँ. किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है. कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ इन्वॉल्व है पहले वो देखो. इस ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए एक तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज applied force. This is frictional force. कोई सा भी फ्रिक्शन, काइनेटिक, स्टैटिक या मैक्सिमम स्टैटिक, बट होगा क्या ये? फ्रिक्शनल फोर्स. Weight of the object, let us say mg, and the normal reaction, that is r. ठीक है, ये चार फोर्सेस हैं. बेटा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मैंने क्या बोला, ये डिपेंड करता है ऑन द एपरेंट वेट. एपरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन. तो एक इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ वो ये है, F is directly proportional to R. जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, यू कैन राइट F इक्वल्स टू म्यू इनटू R, और इस म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन का तो फिक्स वैल्यू होता नहीं है. हम हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. एफएस मैक्स की बात की जाए, दैट इज रिटन एज म्यू एस इनटू आर. सो व्हाट इज दिस म्यू एस? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. और अगर बॉडी मूव कर रही है, then it is Fk. And what is this Fk? Mu k into R. और इस mu k को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. और ये भी याद रखना कि जो mu k है वो हमेशा mu s की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम होगा. ठीक है, सेम रीजन, Fk is always less than Fs max. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mg, इंक्लाइंड सरफेस पे हो सकता है mg cos थीटा या sin थीटा, वो डिपेंड करता है कैसे इंक्लाइन किया है. F is directly proportional to R. ये जनरल रूल याद रखना. ठीक है, और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और बेटा ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज ऑलवेज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. राइट. अगर बॉडी का मोशन नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, तो बोलेंगे Fs. Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर. और अगर बॉडी मोशन में है तो बोलेंगे Fk. एंड व्हाट इज दैट Fk? म्यू k इंटू आर. ठीक है, इसी F, ये तो जनरल आ गया ना, F इक्वल टू म्यू इंटू आर. सो इन पर्टिकुलर स्टैटिक होगा तो म्यू एस, काइनेटिक होगा तो म्यू के. सपोज ऐसा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मास 5 kg is lying on a horizontal surface. A force of 40 Newton is applied to push the object. पुल लिख दो, टू पुल द ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए 40 न्यूटन की एक फोर्स लगाई.
Is the motion of object possible? क्या इस ऑब्जेक्ट का मोशन पॉसिबल है? If yes, find acceleration produced. ठीक है, आप इसमें म्यू एस जो है वो ले सकते हैं 0.7 और म्यू के जो है वो ले लीजिए 0.6। ट्राई करो इसको। देखो जब भी आपको ये म्यू एस दिया ना तो इट इज एक्चुअली म्यू एस मैक्स, खाली म्यू एस होता ही नहीं कभी। सबसे पहले आप ये देखो अप्लाइड फोर्स जो है वो कितनी है। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है पहले एफ एस निकालो, एफ एस मैक्स। एफ एक्स मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर की जगह एम जी लिख सकते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस है तो म्यू एस इंटू एम जी। म्यू एस कितना है 0.7, एम कितना है 5 इंटू 10, जी की जगह 10 लिख दिया, तो ये कितना बना 35 न्यूटन। हमारी अप्लाइड फोर्स कितनी है 40। अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है since F is greater than Fs max, therefore motion is possible. मोशन पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर बेटा मोशन पॉसिबल है तो फिर आपको एक्सेलरेशन नहीं निकालनी, फिर आपको एफ के निकालना है। अब ये जो एफ एस निकालते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए फाइंड करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं अप्लाइड फोर्स इससे कम तो नहीं है, बिकॉज अगर अप्लाइड फोर्स हमारी इससे कम हुई फिर तो मोशन होगा ही नहीं, और जब मोशन होगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करेंगे। नाउ सी अप्लाइड फोर्स इज, अभी एफ के निकालो, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, so that is 0.6 into 4 नहीं 5 into 10 that would be 30 न्यूटन। इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई की वो कितनी है 40, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मोशन तो हो रहा है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है 30, तो नेट फोर्स कितनी हो गई 40 minus 30 equals to 10 न्यूटन। therefore acceleration will be equal to 10 by 5 mass, force upon mass, that is 2 meter per second square. This is the answer. ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो फ्रिक्शन के कारण अगर कोई बॉडी देखो मूव कर रही है, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो फ्रिक्शन के कारण ये देखिए, ये आपके पास बॉडी इधर की तरफ जा रही है, सपोज फ्रिक्शन तो इधर है F, तो फ्रिक्शन के कारण कितनी रिटार्डेशन होगी, रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। बेटा है तो फोर्स ही, फ्रिक्शन अगर फोर्स ही है तो m इंटू ए तो लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन इट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। कोई भी फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन तो होती है, और सिंस फ्रिक्शन जो है अपोज कर रही है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन हेयर, तो क्या करेंगे, वी कैन आल्सो पुट माइनस हेयर। ठीक है, या एंड में डाल देंगे माइनस। सो दिस मीन्स A इज इक्वल, इन दोनों में देखो A इक्वल टू म्यू इंटू आर बाई एम।
बट व्हाट इज आर हॉरिजेंटल सरफेस पे, ऑन एन हॉरिजेंटल सरफेस r is equal to mg, therefore a equal to mu into mg by m और m cancel, a equals to mu into g. तो जब भी फ्रिक्शन के कारण, सिंस इट इज रिटार्डेशन, therefore a equal to minus mu g. जैसे देखो, सपोज किसी हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद a velocity v, u लिख लेते हैं, with a velocity u on a horizontal surface stops due to friction. After some time t and covering a distance s, an object moving with a velocity u, initial velocity u है, with an initial velocity u on a horizontal surface stops due to friction after some time t covering distance s. If the coefficient of friction between the surfaces is mu, then calculate t and s, कितनी देर बाद रुकेगा और कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा. देखो, जब आपको टाइम पता करना है ना, तो हम इक्वेशन कौन सी यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी. v तो 0 है, u इज u, a की जगह लिखना माइनस म्यू जी इंटू टी, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो रिटार्डेशन होती है दैट इज माइनस म्यू जी. इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दो, ऐसे लिख सकते हैं म्यू जी इंटू टी इक्वल टू यू. तो टी कितना हो गया, u डिवाइडेड बाय म्यू इंटू जी. इसका मतलब ये है, देखो म्यू और जी तो फिक्स्ड होंगे, इसका मतलब कितनी देर बाद रुकेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि अभी उसकी वेलोसिटी कितनी है. जितनी फास्ट चल रही होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको रुकने में, बट वो रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन आफ्टर सर्टेन टाइम टी. ठीक है, म्यू इंटू जी, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, सोचो म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना कम टाइम लगेगा उसको रुकने में, लेकिन जितना फ्रिक्शन कम होगा, आप बर्फ के ऊपर फेंको एक बॉल, वो तो काफी दूर तक चला जाएगा. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा रुकने में. ठीक है, जी तो फिक्स्ड है, तो आप ये बोल सकते हो कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू भी है. जितना फ्रिक्शन ज्यादा, और ये ऑब्वियस है, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना कम टाइम लगेगा रुकने में, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से तो रुक रहा है. और जब आपको ये पता करना है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो रुक गया, तो आपके पास इक्वेशन है तीसरी वाली, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो v तो 0 है, u स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एस. ठीक है, तो s कितना हो गया, 1/2 u स्क्वायर बाय म्यू इंटू जी. ये s हो गया u स्क्वायर बाय 2 म्यू जी. तो ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस. वी कॉल इट एज स्टॉपिंग डिस्टेंस, और इसे बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम. स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यू स्क्वायर के, और जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू के.
उसके बाद देखिए दो टर्म्स और है बेटा, एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज। पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या है। कोई ऑब्जेक्ट पड़े यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बिना ही देखो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। एक तो है mg, एक है अप्लाइड फोर्स, एक है नॉर्मल रिएक्शन और एक है fs बोलूंगा मैं, बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है तो इसलिए मैं क्या बोलूँ, fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन डेफिनेशन लिखनी नहीं है, सिर्फ समझना। स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो होता ही है। ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। अगर हमने लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, S इज इक्वल टू रूट ऑफ fs स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पता ना ये प्लस 2pq cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। ये रिजल्टेंट इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच में एंगल है, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है उसके बीच में, और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है। और अगर आप ट्रायंगल के हिसाब से देखो, ये fs है, यू कैन सी इट हियर आल्सो, दिस इज आल्सो fs, है कि नहीं। तो इस ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं बेटा, जो tan थीटा होगा कितना होगा, fs बाय r, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन fs क्या होता है, म्यू s इंटू r डिवाइडेड बाय r, अगेन r एंड r विल बी आउट। तो क्या बोलेंगे, tan थीटा कितना है, न्यू s, या थीटा कितना है, tan इनवर्स म्यू s। ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन, tan इनवर्स म्यू s। अब दूसरी, ये मैंने बताया कि ये अगर fs है तो ये भी fs होगा, किसी भी वेक्टर को पैरेलल मूव करोगे तो सेम रहेगा, नहीं तो ऐसे ही बोलो, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हुआ, tan। दूसरी जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, it is the maximum angle of the inclined plane, maximum angle of the inclined plane for which the body remains stationary। मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन जिसके लिए बॉडी स्टेशनरी रहे, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल है बट बॉडी यहीं पे रुकी हुई है, यहाँ पे ही, इससे ऊपर नहीं कर सकते, इससे ऊपर करेंगे तो नीचे चले जाएगी बॉडी। बॉडी जो है वो स्लाइड नहीं करनी चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो आप किसी सरफेस के ऊपर, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सरफेस के ऊपर रखा और सरफेस इंक्लाइन करने लगे तो लिमिट तक कर सकते हैं ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बॉडी का डाउनवर्ड मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। उस मैक्सिमम एंगल को जब डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। थीटा से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ इंक्लाइन प्लेन में मैंने आपको एग्जांपल देके एक थ्रेड लेके समझाया था, ये mg है ना अगर, तो ये थीटा होगा, mg का ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, दिस विल बी mg sin थीटा। बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये fs ही है, एंड दिस इज r। बॉडी मूव नहीं कर रही मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो क्या बोलेंगे बेटा,
mg sin theta is equal to fs, mg sin theta is equal to fs, और mg cos theta किसके बराबर होगा, r के। तो अगर आप फिर से डिवाइड करोगे तो mg mg कट जाएगा, tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, fs by r। तो क्या फिर से tan थीटा म्यू एस नहीं बना, यहां भी वही था। तो ये याद रखना है आपने, फॉर टू गिवन सरफेसेस द एंगल ऑफ फ्रिक्शन is equal to the angle of repose. For two given surfaces, the angle of friction is equal to angle of repose. ठीक है, इतना करें, कल हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड।